हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 24 अक्टूबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है दिल्ली में क्लाउड सीडिंग प्लान कितना सक्सेसफुल हो पाएगा वहाँ की एयर पोल्यूशन क्राइसिस को सही करने में या फिर टैकल करने में। अब ये समझाने के लिए आपको मैं बताऊंगा वहाँ की एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा क्यों हो जाता है, पोस्ट मॉनसून इतना सीवियर क्यों होता है। साथ ही साथ मैं आपको समझाऊंगा वहाँ दिल्ली की जो क्लाउड सीडिंग टेक्निक है, अब वर्ड यहाँ पे यूज़ है क्लाउड सीडिंग, तो इसका मतलब समझाऊंगा। और इसी से कनेक्टेड PYQ 2025 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया एज इट इज क्लाउड सीडिंग टेक्निक के ऊपर, तो आपको इन डिटेल डिस्कस करूंगा ये होता क्या है। सेकंड आर्टिकल बात करता है वेदांता कंपनी ने 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उड़ीसा में किया है। अब इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट किस कैटेगरी में हुआ है, किस फील्ड में हुआ है। अब उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज हुए हैं जो कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम है, और उसी से कनेक्टेड क्वेश्चन भी GS3 2015 में उठा हुआ है एज इट इज व्हाट आर द मेन बॉटलनेक्स इन द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। अब यहाँ इस आर्टिकल में आपको मैं अपस्ट्रीम का मतलब समझाऊंगा, डाउनस्ट्रीम का मतलब समझाऊंगा, और वो समझने के बाद आप एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में ला पाएंगे कि किस तरीके से आर्टिकल के अंदर जो स्टैटिक टर्म्स दिए होते हैं उनको कैसे पिक करना है और कैसे उसको आपको PYQ से कनेक्ट करना है। थर्ड आर्टिकल बात करता है टैमारिन ट्री के ऊपर और इसका क्या कनेक्शन है सिनेमा के साथ। एक फिल्म फेस्टिवल हुआ है, उसमें अवार्ड किस चीज के बारे में दिया गया है, मैं उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। अब उसी से कनेक्टेड एस्से 2011 में पूछा गया था, डज इंडियन सिनेमा शेप और पॉपुलर कल्चर और मियरली रिफ्लेक्टेड। अब आप नोटिस करेंगे कि इस आर्टिकल में जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा उन पॉइंट्स का इस्तेमाल आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को या इस एस्से के पॉइंट्स को निकालने के लिए। सेकंड लास्ट आर्टिकल बात करता है साउथ अफ्रीका में जो बड़ी बड़ी ब्लेड्स लगी होती हैं, विंड टर्बाइंस या फिर जो आपकी विंड मिल्स होती हैं, उनकी फास्ट मूविंग ब्लेड्स की वजह से बहुत बड़ी मात्रा में बर्ड्स की डेथ हो रही है, और इसमें वो बर्ड्स भी हैं जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में आती हैं। यहाँ पे आपको समझाऊंगा प्रॉब्लम क्या है और फिर उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। लास्ट आर्टिकल बात करता है पोकाली पैडी के ऊपर, एक छोटा सा स्नैप है लेकिन फिर भी आपको बताऊंगा इस GI टैग्ड सॉल्ट टॉलरेंट पोकाली पैडी के ऊपर ये है क्या, GI टैग्ड है तो कहाँ पे है, किस लोकेशन पे इसको GI टैग मिला हुआ है, एक इन डिटेल डिस्कशन करूंगा आपके साथ में। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल आप देखो, इतना बड़ा आर्टिकल दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल होता है सर इसमें हम कौन सी चीज अपने काम की निकालें, तो उसको निकालने के लिए आपको मैं बताता हूं कि यहाँ पे एक वर्ड क्या लिखा है, व्हाई क्लाउड सीडिंग इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर दिल्लीज एयर पोल्यूशन क्राइसिस। तो पता तो होना चाहिए ना क्लाउड सीडिंग होती क्या है। वो बताने से पहले आपको मैं बताता हूँ कि दिल्ली की जो एयर पोल्यूशन क्राइसिस है वो इतनी सीवियर कैसे हो जाती है, क्या उसके पीछे कारण हो जाता है। ठीक है, तो पहली चीज आती है कि वहां पे जैसे ही पोस्ट मानसून होता है, मतलब बरसात का मौसम खत्म होता है, तो जो दिल्ली के ऊपर की हवाएं होती हैं वो बहुत ही स्टैग्नेंट हो जाती हैं, मतलब रुक जाती हैं, ऐसे नहीं एकदम रुक जाती हैं, बेसिकली वहां पे स्टैग्नेंट हो जाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो नॉर्थ वेस्टर्न, आप थोड़ा सा अगर आपको पता होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, तो जैसे ही मानसून विड्रॉ करता है तो जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया होता है यहाँ पे एक हाई प्रेशर क्रिएट होता है, तो यहाँ से एयर सिंक होके कहाँ पे आ जाती है, दिल्ली में आ जाती है। और सिंक होने के बाद दिल्ली इतना ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है और वो पोल्यूशन जा ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसे जगह ही नहीं मिल पाती। और जगह क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि उसमें बेसिकली क्लाइमेटोलॉजी का एक पैटर्न चलता है। उसमें नहीं जाएंगे, बट आपको इन शॉर्ट बताऊंगा कि ऊपर की हवाएं में उतना मॉइस्चर नहीं हो पाता है, और मॉइस्चर ना होने के कारण क्या होता है, ऊपर का सिस्टम जब पूरी तरीके से खराब होगा तो ऑब्वियसली बात है ना, नीचे जो आपकी ग्राउंड रियलिटी होगी वो और सीवियर होगी। तो इस वजह से दिल्ली बहुत ही एयर टाइट हो जाता है, मतलब जो पॉल्यूशन है वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है, वो जा ही नहीं पा रहा है, वहीं पे सराउंड हो चुका है पूरी तरीके से। तो अगर आपको इसको समझना हो तो ऐसे समझिए कि पोस्ट मानसून जब जाता है तो जो ऊपर की हवाएं होती हैं, जो एयर होती है, वो बहुत ही ड्राई हो जाती है, और ड्राई होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो आपका वाटर वेपर होता है वो लो होता है, और इससे क्या होता है, वाटर वेपर जब कम होगा, ऑब्वियस सी बात है क्लाउड कैसे बनता है, क्लाउड तभी तो बनता है जब वाटर वेपर होगा। अब जब क्लाउड ही आपकी ऊपर की हवाएं ही सूखी हैं तो वाटर वेपर कहाँ से बनेगा, अब वो नहीं बनेगा तो पॉल्यूशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। अगर जनरली बारिश हो जाती है तो पॉल्यूशन थोड़ा बहुत तो कम ही हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पे ये आपकी क्या, ये नेचर रिलेटेड क्राइसिस है यहाँ पे जो हो रही है। सेकंड चीज क्या है, अब इसका सॉल्यूशन के लिए, मतलब यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है मानसून के बाद, तो उसका सोल्यूशन साइंटिस्ट ने निकाला, क्लाउड सीडिंग करते हैं। अब क्लाउड सीडिंग की यहाँ पे लिमिटेशन बताई गई है, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए क्लाउड सीडिंग क्या होती है। तो आपको पहले आसान सी भाषा में क्लाउड सीडिंग का मतलब समझाता हूँ, ये पूरा लिखा हुआ ये खुद से आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको आसान सी भाषा में समझाता हूँ होता क्या है। क्लाउड सीडिंग में छोटे छोटे
कंकड़ पत्थर मान लो, ठीक है, आप अपने हाथ में लो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, और क्या होता है एरोप्लेन से इन्हीं कंकड़ पत्थरों, देखो एकदम लेमन भाषा में बता रहा हूँ, इसको कंकड़ पत्थर मत मान लेना, ये बस मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो एक कंकड़ पत्थर क्या ले जाती है, हवाई जहाज ले जाके ऊपर जो क्लाउड्स होते हैं, ये क्लाउड्स जो बने हुए हैं यहाँ पे ले जाके इन कंकड़ पत्थर को क्या कहती है, एकदम फैला देती है, स्प्रेड कर देती है। तो अब क्लाउड क्या होते हैं, क्लाउड में आपको पता है क्रिस्टल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, जो स्नो के क्रिस्टल्स होते हैं या बर्फ जो होती है, आप आसान सी भाषा में समझो, तो यहाँ पे जो कण होंगे इनके सराउंडिंग में चिपक जाती है आके स्नो। अब जब स्नो चिपक जाती है तो कंकड़ पत्थर विद ग्रेविटी नीचे आता है, और नीचे आता है तो अपने साथ क्या मॉइस्चर भी लेके आता है, तो बारिश हो जाती है। बेसिक सी भाषा में समझ गए आप? एब्सोल्युटली। अब आपको मैंने क्या बताया, जो कंकड़ पत्थर है बेटा, एक कंकड़ पत्थर नहीं है, एक्चुअली इसका नाम है, इसका नाम हम लोग क्या कहते हैं, सिल्वर आयोडाइड नाम का एक कंपाउंड होता है जो डाला जाता है। अगर आपको मैं केमिस्ट्री बताता कि नहीं सिल्वर आयोडाइड होता है उसको डाला जाता है एकदम फलाना ढिंकाना, समझ में आने में बहुत मुश्किल होती। जो बच्चे साइंस फील्ड से उनको पता होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे समझाना इस तरीके से है कि जो बच्चा आर्ट साइड से उसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में है। तो कंकड़ पत्थर कुछ और नहीं बल्कि सिल्वर आयोडाइड होता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। तो ये सारे कंपाउंड को ले जाके कहां पे, एरोप्लेन से ऊपर डाल दिया जाता है। तो वो क्या होते हैं, जब वो ऊपर जाएंगे तो उससे क्या होगा, इनके आसपास क्या बनती है, आइस के क्रिस्टल्स बन जाती हैं, और वही आइस के क्रिस्टल बनने से क्या होता है, विद ग्रेविटी थोड़ा सा भार बनेगा। जब कंकड़ पत्थर के सराउंडिंग में बर्फ चिपक जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है भार के साथ बर्फ नीचे आएगी, तो क्या होगा, जब बर्फ में टेम्परेचर बदलेगा, नीचे गर्मी बढ़ेगी, तो बारिश होगी नहीं होगी। आप थोड़ा सा एकदम कॉमन सेंस लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही जो कंकड़ पत्थर है वो सिल्वर आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड भी यूज होता है इसमें, बट अभी यहाँ पे मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन उठता है कि दिल्ली में कहा गया कि भैया जब मान लेते हैं, ठीक है, पोस्ट मानसून का सीजन आया चला, मतलब मानसून तो जा चुका है, तो अब एयर ड्राई हो चुकी है, तो उन्होंने सोचा कि भैया वो जो क्लाउड है थोड़ा बहुत, उसमें हम लोग क्लाउड सीडिंग कर देते हैं तो शायद बारिश हो जाए, और तो क्या पता उससे थोड़ा बहुत जो पोल्यूशन क्राइसिस है वो कम हो जाए। तो अब यहाँ पे समझते हैं क्लाउड सीडिंग की लिमिटेशंस क्या है। पहली बात तो क्लाउड सीडिंग डिपेंड, मैंने आपको क्या बताया, जो कंकड़ पत्थर है उसको ले जाके बादल में डालोगे ना, लेकिन बादल तो होने चाहिए ना भाई साहब, अगर बादल ही नहीं होंगे तो कैसे होगा। तो जो क्लाउड सीडिंग की एक लिमिटेशन आती है वो ये है कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग क्लाउड होना चाहिए, अपने आप जाके कंकड़ पत्थर बादल नहीं बना सकते हैं, पहली चीज तो ये है। साथ ही साथ ये चीज कहीं ना कहीं ये होता है कि भैया अभी भी अगर आप इसको एकदम सोचो बस इसी क्लाउड सीडिंग से सब कुछ कर लोगे तो इससे पोल्यूशन का रिडक्शन नहीं होता, बहुत ही टेम्पररी 1 से 2 दिन के लिए खाली पोल्यूशन थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन वो मेंटेन रहता है। लेकिन इसका एथिकल रिस्क भी होता है। एथिकल रिस्क क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड या सिल्वर क्लोराइड का जो पार्टिकल्स या कंपाउंड यूज होता है, ये इसके चांसेस होते हैं कि जब ये नीचे गिरेगा सॉइल पे तो इससे वाटर में एक्यूमुलेट होगा और ये कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल हेल्थ पे इंपैक्ट कर सकता है। ये सब क्या है, मैंने आपको पहले बताया क्राइसिस क्यों सीवियर होती है, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए क्या बोलते हैं, क्लाउड सीडिंग। फिर क्लाउड सीडिंग के लिमिटेशंस क्या क्या है, तो रियल सोल्यूशन क्या है, रियल सोल्यूशन ये कि भैया हमें वेहिकुलर इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन एमिशन इन सब को कम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमने रूट कॉज को टैकल किया तो कहीं ना कहीं हम बड़े लेवल पे जो एयर पोल्यूशन क्राइसिस है उसको टैकल कर पाएंगे। तो ये जो पूरा आर्टिकल है ये मैंने आपको आंसर राइटिंग फॉर्मेट में दिया है, पहले आपको क्या किया पूरा बताया, कंक्लूजन में क्या क्या। अगर आपको एड्रेस करना है पोल्यूशन क्राइसिस तो हमें पहले एविडेंस बेस्ड लॉन्ग टर्म एक्शन उठाना पड़ेगा, जो कि सिर्फ एकदम फ्लैशी एकदम फ्लैश के तरीके से नहीं होगी, बस आंख बंद किया तुरंत का तुरंत एकदम पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। वी नीड टू टेक दोज स्टेप्स विच आर सस्टेनेबल और विच आर एनवायरमेंटली फ्रेंडली, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, आपको क्लाउड सीडिंग समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप समझिए क्लाउड सीडिंग और कौन कौन से केमिकल्स यूज हो सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया सिल्वर आयोडाइड, बहुत ही मोस्टली क्लाउड सीडिंग में इसका यूज होता है, ठीक है। आप देखोगे मिडिल ईस्ट रीजन में भी जहाँ पे बहुत सूखा पड़ता है वहाँ पे क्लाउड सीडिंग बहुत इस्तेमाल होती है। सोडियम क्लोराइड भी एक रीजन है, पोटेशियम आयोडाइड भी यूज कर सकते हैं, ड्राई आइस का भी इस्तेमाल हो सकता है, लिक्विड प्रोपेन का भी कुछ इस एक्सपेरिमेंटल मेथड में इसको पाया गया है कि इससे क्लाउड्स जो है बहुत जल्दी कूल डाउन होंगे, फिर उससे क्या होगा प्रेसिपिटेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये सारे केमिकल्स हैं जो कि क्लाउड सीडिंग में या आप बेसिकली कह सकते हो आर्टिफिशियल रेन में इस्तेमाल होते हैं। आप सोच के देखो आर्टिफिशियल रेन क्या होती है, आर्टिफिशियल रेन ऐसी रेन जो कि इंसानी इनपुट या इंसानी हाथ लगेगा तो आर्टिफिशियल तरीके से हो रही है। नेचुरल रेन तो ऐसी होती है ना जब नीचे से मॉइस्चर ऊपर जाएगा, वेपर बन के कंडेंस फिर प्रेसिपिटेट ऐसे होगा, लेकिन जो आर्टिफिशियल रेन है वो क्लाउड सीडिंग पे काम करती है, ठीक है। आई होप आपको ये आइडिया लग गया होगा। अब आप देखिए क्वेश्चन, आपको एक लाइन में आप सॉल्व कर लोगे पूरा क्वेश्चन। आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन मेक्स यूज ऑफ, कैसे यूज करते हैं, मतलब ये बात किसकी कर रहे हैं, क्लाउड सीडिंग की तो बात कर रहे हैं ना।
डायरेक्टली कभी भी आपको स्टेटमेंट नहीं दिखेगा, लेकिन उसका मतलब तो लिखा है ना, क्लाउड सीडिंग के मतलब को उठा के लिख दिया यहाँ पे। तो क्या करते हैं आप बताइए, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, एब्सोल्युटली नॉट। सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट नहीं, सिल्वर नाइट्रेट नहीं, तो क्या है यहाँ पे, यहाँ पे ए इज द राइट वन, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल वे टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तो दिल्ली में जो यूज हो रहा है वो क्या है, एयर पोल्यूशन रिड्यूस करने का ही तो सोल्यूशन है, ये आज के आर्टिकल में आया हुआ है। तो अब आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। अब आप लोग सोचोगे भैया क्या हम किसी बुक से इस चीज को पढ़ सकते हैं? आंसर इज बेटा आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। आप अगर पेपर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं स्टैटिक पोर्शन के साथ और उसको पीवाईक्यू के साथ, सो बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, आप कोशिश करोगे नहीं भैया, आप बोलते हैं ना जनरली पेपर देके निकलते हैं तो यूपीएससी में देखा जाता है भैया क्या किसी टीचर के नोट से आया या खुद के बने नोट से आया, तो ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी अपना खुद का एनालिटिकल दिमाग लगाती है, तो ये जरूरी हो जाता है कि आप भी अपने दिमाग को कॉम्प्रिहेंसिव वे में यूज करें। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत छोटा सा है, इसके अंदर कुछ जानना नहीं है, बिजनेस आर्टिकल है बेसिकली, लेकिन पॉइंट क्या है यहाँ पे कुछ चीजें समझो क्या लिखा हुआ है। एक लाइन पढ़ो, यहाँ पे लिखा है ग्लोबल मल्टीनेशनल माइनिंग मेजर वेदांता ग्रुप ट्यून ऑफ 1 लाख करोड़ फॉर डेवलपिंग डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज इन ओडिशा। क्या वर्ड लिखा है, डाउन स्ट्रीम, इसको नोट कर लेना, अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, डाउन स्ट्रीम लिखा है। अब पहले इस आर्टिकल के बारे में अब लिख दिया, थोड़ा समझ लेते हैं। 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है वो और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन समझ जाओ कि बस इन्वेस्टमेंट हुआ है। की प्रोजेक्ट क्या है, की प्रोजेक्ट्स में जो एल्यूमिनियम या एलॉय होते हैं उसमें डाला गया है। ये बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे एल्यूमिनियम के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको करेंगे, और इससे क्या होगा, इससे जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की इंडस्ट्री है, डिफेंस सेक्टर है, एरोस्पेस, वहां सब में मदद मिलेगी। इकोनॉमिक इंपैक्ट माना जाए अगर इस उड़ीसा में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर बूस्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, यूथ को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। यहाँ पे लार्ज स्केल डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट भी, बार बार वर्ड आ रहा है डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट। अभी समझ लो, ये समझ जाओ कि नीचे का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, जैसे आप लोग रिवर देखते हो, अप स्ट्रीम होता है, फिर डाउन स्ट्रीम होता है। अप स्ट्रीम मतलब जहां से रिवर आ रही है, डाउन स्ट्रीम मतलब जहां रिवर जा रही है, ऐसे तो होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट यहाँ पे है। ये कहीं ना कहीं जो विकसित भारत का विजन है कि उड़ीसा को 500 बिलियन की इकोनॉमी बनाना है बाय 2036, जैसे लिखा है ना यहाँ पे 2030 लाइन देखिए, तो ये जो उनका विजन है उसमें कहीं ना कहीं ये चीज हेल्प करेगी। अब देखिए मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा है, उस आर्टिकल में जो आपके लिए रेलेवेंट चीजें थी मैंने वो पिक की और इन शॉर्ट आपको ये समझा दिया। लेकिन अब हम समझते हैं व्हाट इज दिस होल थिंग ऑल अबाउट। देखिए क्या लिखा है, जीएस पेपर 3 किसके ऊपर है, आप थोड़ा सा ध्यान से अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, आप कहाँ पे गया, ये देखो, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं आपके लिए, देखिए ध्यान से क्या लिखा है, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट। अब खुद देखो इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन आया कि नहीं है, एज इट इज क्या पूछा गया है, ये क्या है, व्हाट आर द मेन बॉटलनेक्स इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का मतलब सेम रहेगा, बस चेंज हो जाएगा सेक्टर। जैसे यहाँ पे बात हो रही है किसके बारे में, यहाँ बात हो रही है एल्यूमिनियम के रिगार्ड में, बट यहाँ पे किसके ऊपर बारे में बोल रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग, बट अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम तो सेम ही रहेगा ना। तो आपको भी समझाता हूँ मैं होता क्या है। अपस्ट्रीम मतलब क्या होती है, बेसिकली ये रॉ मटेरियल की स्टेज होती है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट आपको बनाना है, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, तो जब उसका रॉ मटेरियल निकाला जाएगा तो वो अपस्ट्रीम कैटेगरी में कहलाएगा। ठीक है, तो अब आपने रॉ मटेरियल ले लिया, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, वो जो रॉ मटेरियल है बेटा उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी, उसमें वैल्यू ऐड की जाएगी। एग्जांपल तरीके से समझो, जैसे आपको तेल बनाना है, ठीक है, तो आपने तेल के लिए अगर क्या करोगे, आप जाओगे, आप बोलते हैं ना आप सरसों लेने जाओगे, तो सरसों क्या कहलाएगा, सरसों एक रॉ मटेरियल, तो अपस्ट्रीम कहलाएगा। अब सरसों को जब आप लेके आओगे, बोलते हैं पहला स्टेप क्या होता है, अप में सबसे पहले क्या होगा, जहां से वो प्रोड्यूस हो रहा है। अपस्ट्रीम इज ऑलवेज वेयर समथिंग इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड, मतलब रॉ मटेरियल की स्टेज है, एकदम नेचर की स्टेज है। फिर वहां से जैसे क्या होता है, बॉक्साइट का एक्सट्रैक्शन है, ये अपस्ट्रीम में है, लेकिन जब इसी बॉक्साइट से कुछ बना लिया जाएगा वो डाउन स्ट्रीम में आ जाएगा, है कि नहीं। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है उसको यूज किया जाता है और सेल किया जाता है, ये डाउन स्ट्रीम में आता है। ठीक है, तो एक अपस्ट्रीम होता है, फिर एक होता है डाउन स्ट्रीम, दोनों का मतलब समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो पेपर आपको भी मैंने जीएस पेपर 3 दिखाया, वहां पे लिखा है अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम फूड प्रोसेसिंग के रिगार्ड में, बट ये आर्टिकल तो था एल्यूमिनियम के रिगार्ड में, बट वो आर्टिकल यहाँ पे वाइंड अप होता है। अभी मैं आपको फूड प्रोसेसिंग के रिगार्ड में बताता हूँ। अपस्ट्रीम रॉ मटेरियल स्टेज होती है, यहाँ पे क्या होता है, सोर्सिंग की जाती है किसी रॉ मटेरियल की, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, फार्मिंग ग्रेन्स, हार्वेस्टिंग होती है यहाँ पे, जैसे डेयरी प्रोडक्शन में मिल्क को कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब मिल्क को कलेक्ट किया जाएगा तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में इसी मिल्क का इस्तेमाल किया जाएगा क्या करने में, मिल्क को पेस्टराइज किया जाएगा, टोन्ड,
डबल टोन्ड फुल क्रीम दूध बना दिया जाएगा। यहीं पे इसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग होगी। तो शॉर्ट भाषा में आप क्या बोलेगा, अपस्ट्रीम ऐसी स्टेज है जहां पे वो प्रोडक्ट की उत्पत्ति हो रही है, वहां पे वो रॉ मटेरियल की स्टेज में है, और जैसे ही उसके ऊपर कुछ एड ऑन हो जाता है वो डाउन स्ट्रीम में डाल दिया जाता है। इसीलिए इसको प्रोसेस, मतलब ये जो नेचर है, नेचर को प्रोसेस किया जा रहा है। जैसे मीट प्रोडक्शन, स्लॉटरिंग होगी, काट के फिर उसको प्रोसेसिंग की जाएगी, और जैसे ही उठा के इसको बेचने की कैटेगरी में आएगा, सुपरमार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की स्टेज में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दोनों रिक्वायरमेंट बताना चाहिए। अप स्ट्रीम में क्या रिक्वायरमेंट होता है, यहाँ पे क्वालिटी का इनपुट होता है जिससे सेफ और न्यूट्रिशियस फूड मिल सके। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड हो, जैसे FSSAI। अब जैसे मैं FSSAI बोलूं, इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको पता होना चाहिए फूड सिक्योरिटी एक्ट 2006 में FSSAI को बनाया गया था। इसी से कनेक्टेड PYQ अभी 3 से 4 दिन पहले मैंने डिस्कस किया था। अब आपका होमवर्क है, आप इसको एक बार FSSAI लिखो, फिर PYQ लिखिए, आपको दिख जाएगा क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो डाउन स्ट्रीम होती है, यहाँ पे ह्यूमन आर्टिफिशियल टच बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इस वजह से इसका रेगुलेशन भी जरूरी होता है कि मिलावट ज्यादा ना हो। तो आपको अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों समझ में आ गया। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पूछा बॉटल नेक्स, मतलब कौन कौन सी रुकावटें हैं। तो आप खुद सोचो डाउन स्ट्रीम में क्या क्या रुकावटें। डाउन स्ट्रीम पहली रुकावट तो यही है कि भाई साहब यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल करना, क्वालिटी को एक मेंटेनेंस करना जरूरी है, बहुत ज्यादा यहाँ पे मिलावट ना हो, फूड एडल्ट्रेशन ना हो। अपस्ट्रीम में क्या, अपस्ट्रीम में ये भी ना हो कि भाई बहुत बड़े लेवल पे एनवायरमेंट का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो ये बैलेंस्ड ओपिनियन आपको लिखना है। देखिए मैंने आपका एक जो पर्टिकुलर एक टॉपिक है वही खत्म कर दिया, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की रिक्वायरमेंट। वर्ड देख लो, रिक्वायरमेंट लिखा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, रिक्वायरमेंट पर्टिकुलरली वो आपके लिखा हुआ है, जिससे आपको पता चल सके कि मेंस का। देखो जनरली क्या होता है, आप बुक ढूंढते हो, सर GS पेपर 3 के लिए बुक क्या है, देयर इज नथिंग एज सच कॉल्ड बुक बेटा। आपको जो दिया हुआ है ना सिलेबस में जो इनपुट टर्म्स हैं, उन्हीं टर्म्स का इस्तेमाल करके आपको नोट्स बनाने होंगे। तो ये रिक्वायरमेंट लिख दिया, अब आपको इसके बाहर नहीं नोट्स बनाने, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कितना ज्यादा करंट के साथ रिलेट कर पाओगे वो डिसाइड करेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी स्ट्रेंथन होगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, अब देखो इतना बड़ा आर्टिकल है, लेकिन इन शॉर्ट बताऊं तो जो बंगाल का कोलकाता रीजन है, कोलकाता में एक ट्री है। ठीक है, अगेन कोई पर्टिकुलर ट्री नहीं है, लेकिन इस ट्री का थोड़ा सा कनेक्शन इसलिए दिया जाता है क्योंकि इस टमारिंड या जिसे इमली का पेड़ कहते हैं, इसको इस बार कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसकी एंट्री हुई है, क्योंकि इसी ट्री के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी। इसका नाम क्या था, फ्रेंड्स ऑफ जिलीपाला। ठीक है, जिलीपी बाला कहते हैं इसको। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तो इसी डॉक्यूमेंट्री की एंट्री हुई कहाँ पे, कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अब बोलो सर यहाँ पे हम जाने क्या, अपने लिए रिलेवेंट क्या है, तो रिलेवेंट ये है कि टमारिंड ट्री का डिस्कशन हुआ है, तो ये है क्या। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आर्टिकल पूरा किस चीज के ऊपर है, ये इस चीज के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो आपका बोलते हैं ना, ये आप बोलते जिसे कहते हैं इंडिपेंडेंस से पहले का है ट्री। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे, जिसमें पर्टिकुलरली नाम भी दिया गया, अगर आप थोड़ा सा नाम ध्यान से देखोगे, यहाँ पे क्या लिखा है, पारुल मुखर्जी, इन्होंने इस पेड़ को लगाया था, और लगाने के बाद क्या हुआ, ये आगे चल के यहाँ पे बड़ी बड़ी जब बिल्डिंग्स बनना स्टार्ट हुई तो इसको काटने की बात हुई, लेकिन इसको काटा नहीं गया क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हुआ, लोगों ने इसका विरोध किया, तो ये पेड़ अभी भी एज इट इज लगा हुआ है। तो ये आपको थोड़ा सा जो मैं चीज बता रहा हूँ उसको ऐसे राइटिंग में यूज कर सकते हो आप। ठीक है, कभी आप आंसर लिख रहे हो एथिकल लेवल पे, तो वहां पे लिख सकते हो कि कम्युनिटी अवेयरनेस अगर होगी, अगर लोगों को अवेयरनेस होगी किस तरीके से सेफगार्ड करना है नेचर को, तो काफी अच्छा रहेगा। बट मेरा पॉइंट क्या है, टमारिन ट्री की इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये शेड देता है, एयर क्वालिटी इंप्रूव करता है, और अर्बन बायोडाइवर्सिटी को भी अच्छा करता है। एक जो ट्रीज होते हैं माइक्रो क्लाइमेट को भी मेंटेन करने में मदद करते हैं, मतलब एक होता है क्लाइमेट ओवरऑल रीजन का, फिर एक छोटे छोटे क्लाइमेट होते हैं माइक्रो लेवल पे जो कि ट्री बनाते हैं, तो वो भी सपोर्ट करने में काफी ज्यादा मदद होता है। एक पेड़ है तो वहां पे इकोसिस्टम खुद का बना होगा, बर्ड्स होंगे, एनिमल्स होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, तो सबको इकोलॉजिकल बैलेंस प्रोवाइड होता है। अगर मैं बात करूं कि और क्या सिग्निफिकेंस है इस पेड़ की, तो कल्चरल हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखा जाए तो ट्रेडिशन और कम्युनिटी आइडेंटिटी से जोड़ा गया। जैसे यहाँ पे फ्रीडम फाइटर आपका पारुल मुखर्जी को आफ्टर पार्टीशन उन्होंने इस चीज को लगाया था, तो इसको कहा जा रहा है कि भैया एक लिविंग हेरिटेज है, तो ये भी एक सिग्निफिकेंस हुई ना इस पेड़ की, ये एक लिविंग हेरिटेज है। इकोनॉमिक और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी होती है। ठीक है, इसको अलग अलग किजीन में, ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज किया जाता है। तो अगेन यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बट कुछ पॉइंट्स हैं जो आप पिक कर सकते हो। हमेशा आप ये मत सोचिए कि पूरे के पूरे आर्टिकल में आपको 100% चीजें रेलेवेंट मिल जाएंगी, आपको अपने काम की चीज पिक करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे काम क्या था, टमारिन ट्री के बारे में समझ लिया। अब पॉइंट है इस मूवमेंट
से हम क्या सीख सकते हैं? मूवमेंट मतलब यहाँ पे जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हुआ, पेड़ को काटने की जब बात हो रही थी, पेड़ नहीं काटा गया, तो हम इससे लेसन क्या ले सकते हैं? लेसन ये ले सकते हैं कि भैया कम्युनिटी का एक्शन एनवायरमेंट को बचा सकता है। अब इस लाइन को आप कोई भी मेंस के पेपर में इस्तेमाल कर सकते हो जहां पे एनवायरमेंट डिग्रेडेशन की बात होगी, डिफॉरेस्टेशन की बात हो रही है, वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। फिर ये भी लेसन देता है कि अर्बन डेवलपमेंट में बायोडाइवर्सिटी को कंसिडर करना जरूरी है। यहाँ पे और लेसन क्या है कि हिस्टोरिकल और कल्चरल लैंडमार्क को का प्रिजर्वेशन होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, जो मुखर्जी उन्होंने आफ्टर पार्टीशन, मैंने एक चीज बोली बिफोर पार्टीशन, सॉरी ये आफ्टर पार्टीशन लगाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब जो आपके फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो आपकी कल्चरल या फिर हिस्टोरिकल लिंक है कभी किसी भी स्पीशीज का, तो उसको प्रिजर्वेशन वो डिजर्व करती है वो पर्टिकुलर स्पीशीज। तो ये भी हमें सीख मिलती है। फिर इससे क्या होता है, फिर जो चिल्ड्रंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं एनवायरमेंटल लॉस से, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि उसको हमें सेफगार्ड किया जाए। ये फिल्म जो है, जो डॉक्यूमेंट्री आपको मैंने बताई, ये शो करती है कि किस तरीके से अगर नेचर को सेफगार्ड हम करेंगे तो वो आगे आने वाली जनरेशन को और ज़्यादा सस्टेन करने में मदद करेगी। साथ ही साथ आर्ट और सिनेमा ये ड्राइव करेगा एनवायरमेंटल अवेयरनेस। अब जो ऐसे था किस चीज़ के ऊपर था, यही पूछा गया था ना कि भैया इंडियन सिनेमा किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, तो ये जो सिनेमा इन्होंने बनाया हुआ है किस चीज़ के ऊपर बनाया है, ये इसी टैमरिंड ट्री के ऊपर ही तो बनाया हुआ है। तो क्या रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा? क्या टैमरिंड ट्री कनेक्टेड नहीं है किससे? हिस्ट्री से और कल्चर से। क्या वो कनेक्ट नहीं है फ्रीडम फाइटर मूवमेंट से? सबसे कनेक्ट है। इस वजह से सिनेमा की ज़रूरत पड़ जाती है। और क्या सीख लेते हैं यहाँ पे, नेचर का सपोर्ट को हमें ऐसा करना पड़ेगा कि हम एग्जिस्ट कर सकें, को एग्जिस्ट कर सकें। बेसिकली ये नहीं होना चाहिए केवल ह्यूमन एग्जिस्ट कर रहे हैं, पेड़ नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो लेसन होता है कि भैया नेचर जब सबको सपोर्ट कर रहा है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम नेचर को भी सपोर्ट करें। ठीक है, चलो अब इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन था, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आप अपनी भाषा में इसको फ्रेम कर सकते हैं जैसा आपको की पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके पहले भी मैंने कई बार इस आर्टिकल को लिया था जहां पे बताया था कैसे आप पॉइंट्स को पिक कर सकते हैं। अब ये आर्टिकल क्या है, छोटा सा आर्टिकल है, साउथ अफ्रीका सीक्स प्लान टू सेव बर्ड्स इन पाथ ऑफ विंड टर्बाइंस। अब यहाँ बेसिकली क्या है, साउथ अफ्रीका में जो विंड मिल्स, बड़े बड़े टर्बाइंस लगे होते हैं, आप देख ही रहे हो ऐसे, तो क्या करते हैं, जहां पे चल रहे होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा बर्ड की डेथ हो जाती है, बहुत ज़्यादा बर्ड की स्ट्राइक होती है। एवरेज देखा जाए तो जो टर्बाइंस होते हैं 4.25 लाख बर्ड्स की डेथ होती है ग्लोबल लेवल पे। केवल अफ्रीका में देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 6000 बर्ड्स की डेथ हो जा रही है। तो ये चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा, एक बोलते हैं ना, एक टेंशन वाली चीज़ है अगर कंजर्वेशन एफर्ट्स के मामले में देखी जाए। तो इस वजह से इन एफर्ट्स को या फिर ये जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इनको रिड्यूस करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए, अब मैं वो बताता हूँ। तो इसीलिए मैंने एक पर्टिकुलर यहाँ पे क्या बताया, विंड टरबाइन का इम्पैक्ट क्या होता है बर्ड्स के ऊपर। तो प्रॉब्लम क्या है, बर्ड्स कोलाइड करती हैं इन फास्ट मूविंग टरबाइन ब्लेड्स के साथ, जो कि मूव करती हैं 280 किलोमीटर की स्पीड से, उससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो ये ईच टरबाइन बहुत ज़्यादा किल करती हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि भैया कभी भी जो विंड टरबाइंस जहां लगे होंगे, जो स्टेशंस होंगे, अगर वहां के आसपास कोई ऐसी बर्ड दिख रही है जो कि एंडेंजर्ड है, तो टरबाइंस को ऑन स्पॉट बंद कर देना। इसे लिखा है शट डाउन ऑन डिमांड प्रोटोकॉल। अब ये चीज अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं विंड टरबाइंस इंडिया में नहीं है या फिर यहाँ पे किसी तरीके से बर्ड्स की डेथ नहीं हो रही है। आप याद करो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात होती है, वहां पे दिक्कत क्या है, यहाँ कहीं ना कहीं इस तरह की दिक्कतें हो रही, वहां पे बस वायर से लड़के मर रहे हैं। तो ये हम सीख ले सकते हैं कि हमें शट डाउन करना होगा उस समय पे जब उनका मूवमेंट बर्ड्स का ज्यादा होगा। फिर साथ ही साथ क्या होगा, हमें जो हाई रिस्क स्पीशीज हैं उनको जो मौत है उसको रिड्यूस करने पे हमें फोकस करना होगा। मॉनिटरिंग ऐसी करनी होगी कि बर्ड्स की डेथ मिनिमाइज हो जाए। बेसिकली मैंने आपको प्रॉब्लम सोल्यूशन दोनों बता दिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है, ये आर्टिकल बात कर रहा है जीआई टैग्ड सॉल्ट टॉलरेंट पोकाली पैडी के ऊपर। ये सिर्फ एक स्नैप डाला, इन्होंने क्या लिखा है, माइग्रेंट लेबरर्स फ्रॉम आसाम ट्रांसपोर्टिंग द हार्वेस्ट ये फ्रॉम दी पिजाला आइलैंड नियर कोची ऑन थर्सडे, दैट्स ऑल। अब आपको मैं बताता हूँ ये है क्या, जीआई टैग्ड सॉल्ट टॉलरेंट पैडी। अब जैसे ही मैंने आपको कहा सॉल्ट टॉलरेंट, तो और कौन सी प्लांट की स्पीशीज सॉल्ट टॉलरेंट है, मैनग्रोव्स। मैनग्रोव्स के ऊपर कितने सवाल आए हुए हैं, मैंने कितनी बार आपको समझाया हुआ है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल या कोई टर्म लिखा हुआ है तो उस टर्म को केवल एक जहां पे मत यूज करिए, उस टर्म को आप और डिफरेंट एस्पेक्ट्स में मल्टी डायमेंशनल वे में एक्सप्लोर करने की कोशिश किया करिए। तो सॉल्ट टॉलरेंट मैनग्रोव है, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन पता होना चाहिए, कार्बन कैप्चर पता होना चाहिए। अभी बात कर रहे हैं पोकाली पैडी के ऊपर। ये एक राइस की वैरायटी है ट्रेडिशनल, जो केरला के कोस्टल रीजन में होती है। इसको जीआई टैग मिला था। इसकी अब कभी भी किसी को जीआई टैग मिलता है किसी स्पीशीज को, तो उसकी आइडेंटिटी और उसका ओरिजिन क्या होता है, प्रोटेक्ट हो जाता है। इसका
ट्रेट क्या है, ये सॉल्ट टॉलरेंट है, ये पता होना चाहिए पोकाली पैडी सॉल्ट टॉलरेंट है। अब इसका कल्टीवेशन यूज के बारे में बात किया जाए तो केरला के बैक वाटर में इसको क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। साथ ही साथ जो मानसून का रीजन होता है वहां पे इसमें ऑल्टरनेटिव फॉर्म में बोलते हैं ना, जब एक बार यहाँ पे इसको ग्रो कर दिया गया तो दूसरे सीजन में क्या होता है, यहाँ पे श्रिम्प फार्मिंग की जाती है। आपको पता है पैडी में बहुत पानी लगता है, तो जब एक बार कटाई हो जाएगी पोस्ट हार्वेस्ट सीजन में क्या किया जाएगा, यहाँ पे श्रिम्प फार्मिंग में की जाएगी। तो ये इसका ड्यूल यूज हो जाएगा। यहाँ पे ऑर्गेनिक और इको फ्रेंडली फार्मिंग भी अडेप्ट की जाती है। सिग्निफिकेंस क्या है, जो लोकल फार्मर्स है उनको सपोर्ट मिलता है, हाई क्वालिटी राइस डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए मिलता है, और ये क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप कही जाती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप ऐसी क्रॉप जो कि किसी भी क्लाइमेट को झेल पा रही है। जो क्लाइमेट की जो हार्शनेस है, जो क्लाइमेट की जो एक हार्मफुल इंपैक्ट होता है किसी पर्टिकुलर स्पीशीज पे, उसको बियर करने की जो पावर होती है किसी स्पीशीज में। तो अब कह रहे हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप, तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये अगर आपका सैलिन अफेक्टेड एरियाज होगा जहां पे बहुत ज्यादा नमक होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। तो इसी से तुरंत दिमाग में आना चाहिए टीएन शोर मिशन, जहां पे मैंने आपको मैनग्रोव्स के बारे में बताया था, यहीं पे मैंने आपको डुगोंग के बारे में बताया था। ये क्या है, ये हर्बीवोरस मैरीन मैमल की एक स्पीशीज है। ये क्या खाते हैं, ये घास फूस खाते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। इसी से कनेक्टेड दो क्वेश्चन भी उठे हैं, कौन सी घास खाते हैं, सी ग्रास खाते हैं। इनको क्या डेंजर है, इनको डेंजर ये है कि जो फिशिंग नेट्स होते हैं वो सी ग्रास खत्म करते हैं, फिर उसमें फंस भी जाते हैं कई बार डुगोंग, जिससे इनकी मौत हो जाती है। ठीक है, कौन सा स्टेटस मिला है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इनको फर्स्ट शेड्यूल में डाला गया है। मतलब इनकी किलिंग एब्सोल्युटली अगर कहीं भी किसी तरीके से किसी ने की या फिर हुआ तो उनको ये एक पनिशेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से मैंने ये पोकाली पैडी के बारे में बताया। आप नोटिस कर सकते हो ये क्वेश्चन एज इट इज आया है, आप एक बार पढ़िए, आप आसानी से इसको कर पाएंगे। बट अगेन ये नहीं रिपीट करेंगे, आप पूछेंगे क्या, पूछेंगे जो न्यूज में चल रहा होगा, जीआई टैग डाइटम या किसी को रिसेंटली जीआई टैग मिला है, वहां से जनरली यूपीएससी क्वेश्चन पिक करते हैं। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।